नमस्कार। आज हम आपके राजस्थान के भूगोल के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ राजस्थान यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको पार्ट्स में बनाया गया है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट के बारे में, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। पिछला जो लेक्चर था राजस्थान का, उसमें हमने राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं वो राजस्थान को किस प्रकार प्राप्त हुआ, किन चरणों में प्राप्त हुआ, उन चरणों की विशेषताओं के बारे में हमने देखा। अब हम अगले पार्ट में अब ये देखेंगे कि राजस्थान की जो भौतिक जो धरातल है, स्थलाकृति है, वो किस प्रकार की पाई जाती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पृथ्वी अपने निर्माण के प्रारंभिक काल में एक विशाल भूखंड पेंजिया तथा एक विशाल महासागर पैंथालासा के रूप में विभक्त था। कालांतर में पेंजिया के दो टुकड़े हो गए, जिसका उत्तरी भाग कहलाया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। इन दोनों भूखंडों के मध्य का जो खाली क्षेत्र था वहाँ पे पानी आ गया, तो वो जो सागरीय क्षेत्र कहलाया तैतीस सागर। तब जो हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक विभाग जो हैं उनका निर्माण किस समय हुआ है, तो उनके बारे में पहले हम देखते हैं पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी के जो अध्ययन जो सिद्धांत दिए गए हैं पृथ्वी के निर्माण से संबंधी, उसमें ये माना गया कि पृथ्वी जो है वर्तमान में हम जो देखते हैं महाद्वीपों को देखते हैं, महाद्वीप 7 महाद्वीप हैं और सभी अलग अलग स्थिति रखते हैं, लेकिन वास्तव में जब प्रारंभिक जो पृथ्वी थी उस समय ऐसा नहीं था। वरन स्थिति ये थी कि जो सभी जो महाद्वीप थे या जो सभी स्थलीय भाग जो थे वो आपस में जुड़े हुए थे, और जुड़े हुए जो स्थलीय भागों को नाम दिया गया था पेंजिया का। और जो जलीय भाग है वर्तमान में जो महासागरों के रूप में हम देखते हैं, ये जलीय भाग इस पेंजिया के चारों तरफ विस्तृत था और इस जलीय भाग को कहा गया था पैंथालासा। कुछ समय बाद भूगर्भिक क्रियाएं जो है वो क्रियाशील रही और इनके क्रियाशील होने की वजह से कुछ समय बाद ये हुआ कि पेंजिया जो है उसका विखंडन हुआ, यानी कि जो जो स्थलीय भाग था जो कि जुड़ा हुआ था वो विखंडित होने लग गया, वो अलग होने लग गया। और जो अलग हुआ तो इसका जो ऊपर का जो हिस्सा था जो उत्तर की तरफ था उसका नाम था अंगारा लैंड, और जो दक्षिण का जो हिस्सा था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। और जो दोनों भाग विभक्त हुए तो उनके मध्य का जो स्थल था या जो भाग था वहाँ पे जो पैंथालासा का जो जल था वो उसके बीच में भर गया और वहाँ पे एक सागरीय भाग की उत्पत्ति हुई, और उस सागरीय भाग को किस नाम से जाना जाता है, तैतीस सागर के नाम से जाना जाता है। अब हम राजस्थान के कौन से भाग इनसे किस प्रकार से संबंधित है उनके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान का पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र तथा उसमें स्थित खारे पानी की झीलें तैतीस सागर का अवशेष है, जबकि राजस्थान का मध्य पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र गोंडवाना लैंड का अवशेष है। राजस्थान का जो पश्चिम का जो भाग है जो डेजर्ट के रूप में, मरुस्थल के रूप में है, वो ये माना जाता है कि पहले वहाँ पे जो महासागर था 33 महासागर था, और उसके बाद में जो महासागर है वो पीछे हट गया और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि वहाँ पे डेजर्ट की जो दशाएं जो है वो विकसित हो गई। लेकिन जब महासागरीय जल पीछे हट रहा था तो वहाँ पे कुछ खड्डे थे, बड़े बड़े जो खड्डे थे उनमें वो पानी रह गया, वो पानी पीछे की तरफ नहीं जा पाया। और आज हम उनको जो पानी जो बच गया था उन खड्डों में, विस्तृत खड्डों में, उनको किस रूप में देखते हैं, खारे पानी की झीलों के रूप में। तो खारे पानी की झीलें जो पाई जाती है वो ये माना जाता है कि तैतीस जो सागर था उसके अवशेष के रूप में है। और राजस्थान का जो मध्य का जो पर्वतीय भाग है जो कि अरावली के नाम से जाना जाता है, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला मानी जाती है अरावली, जिसका निर्माण लगभग प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ माना जाता है। तो ये काफ़ी प्राचीन है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है, यानी कि पेंजिया का जो दक्षिणी भाग था उसका। और जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है जिसे हम हाड़ौती का क्षेत्र भी कहते हैं, वो भी गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। और इनमें एक जो भौतिक प्रदेश है मैदान वाला, उसका ये माना जाता है
कि वो जो मैदान है वो नदियों के द्वारा बनाया गया, तो वो काफ़ी बाद में बनाया गया, कि यानी ये कह सकते हैं कि वो नवीन है। अब हम देखते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन जो है विभिन्न विद्वानों ने किया है, उन्होंने अपने अनुसार विभाजन भी किए हैं। तो भौतिक प्रदेशों को सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा 1967-68 में विभाजित किया गया था। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। कौन सा है देखते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, नहरी प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। अब वीसी मिश्रा ने जो राजस्थानी भौतिक प्रदेश बताए हैं उनको हम मैप के माध्यम से देखते हैं। ये आपको जो दिखाई दे रहा है राजस्थान का मैप है, और इसमें जो पश्चिम का जो भाग है जहाँ पे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश लिखा गया है वो है मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें जैसलमेर है, बीकानेर है, ये जो एरिया जो है वो आता है। और इधर जो ऊपर का जो क्षेत्र है जो गंगानगर हनुमानगढ़ जहाँ पे नहर आई हुई है उसे नहरी प्रदेश, और जो इसके बाद में है अर्धशुष्क मरुस्थल वाला क्षेत्र, उसके बाद में है अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसमें कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, जैसे उदयपुर है, सिरोही है, राजसमंद है, जयपुर कुछ भाग है, अजमेर, यदनी, ये क्षेत्र जिले इसमें आते हैं। उसके बाद है पूर्वी कृषि प्रदेश, यानी कि बनास नदी है, चंबल नदी है, इसके द्वारा जिस मैदान का निर्माण जो किया गया है वो इसमें आता है, जिसमें जयपुर है, दौसा है, सवाई माधोपुर, ये जो जिले आते हैं। इसके बाद है चंबल बीहड़ प्रदेश, यानी कि चंबल नदी के द्वारा और जो स्थलीय भाग है उसको काट के जो है वो खड्डे बना दिए गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े खड्डे हैं, और उन्हें बीहड़ कहा जाता है। वहाँ पे अवनालिका प्रदन के द्वारा ये स्थिति आ गई है। तो उस जो क्षेत्र का विस्तार धौलपुर है, करौली है, कोटा कुछ क्षेत्र है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं चंबल बीहड़ प्रदेश। उसके बाद में है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, जो कि जो हाड़ौती वाला या जिसे हम पठारी भाग कहते हैं राजस्थान में, जिसमें कोटा है, झालावाड़ है, बूंदी आदि जिले आते हैं। तो ये 7 भौतिक विभाग जो है वो वीसी मिश्रा के द्वारा बताए गए थे। कब बताए गए थे? 1967 और 68 की में। अब हम राजस्थान की भौतिक संरचना के आधार पर देखते हैं कि राज्यों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो राज्य की भौतिक संरचना के आधार पर राज्यों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी जिसमें कि मरुस्थल का विस्तार है वह क्षेत्र, अरावली पर्वतीय प्रदेश जिसमें कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, पूर्वी मैदानी प्रदेश जो कि नदियों द्वारा निर्मित है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो कि पठारी क्षेत्र है, लावा के द्वारा निर्मित है। अब हम इनका डिटेल से अध्ययन करते हैं। अब मैप के माध्यम से राजस्थान की फिजिकल रीजन्स देखते हैं। जो आपको जो दिखाया गया है येलो कलर का जो एरिया है वो सारा का सारा है वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन्स, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके मध्य से आपको एक रेखा दिखाई दे रही है जो कि एक समवर्षा रेखा है, और ये समवर्षा रेखा जो है लगभग 25 सेंटीमीटर की है। ये 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है इस भाग को 2 भागों में बांटती है, और इसका जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे डेजर्ट है, बालू का स्तूप पाए जाते हैं, और इसका जो ऊपरी भाग है घग्गर का, जहाँ पे नदी की जो पेटे का क्षेत्र है, उसके बाद शेखावाटी रीजन जिसमें सीकर है, झुंझुनू है, चूरू जिले का कुछ भाग आता है। तो इस प्रकार से इसको बांटा गया है। दूसरा जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो वो है अरावली रीजन, यानी अरावली पर्वतमाला का विस्तार है जिस क्षेत्रों में। तीसरा ईस्टर्न प्लेन्स, यानी कि पूर्वी मैदान, यानी चंबल है, बनास है, जो नदियाँ हैं राजस्थान की, उन नदियों के द्वारा जो मैदानी भाग निर्मित हुआ है उसका विस्तार जो इसमें पाया जाता है। और सबसे इधर जो आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्व में जो कि पठारी भाग है, जिसमें कोटा है, झालावाड़, बूंदी आदि जिले पाए जाते हैं, और ये जो है यहाँ पे लावा की मिट्टी पाई जाती है, और यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार के भी जो अवशेष मिले हैं, और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। ये राजस्थान की उत्तर एवं उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। ये राज्य के लगभग 61% भाग पर विस्तृत है। तो राज्य का जो पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र जो प्रदेश है वो राज्य के उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में है, और राज्य के लगभग 61% भाग पर जो है डेजर्ट पाया जाता है। और यहाँ पे राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40%, यानी राज्य की जो 40% जनसंख्या जो है वो इसी डेजर्ट प्लेन जो है यानी कि मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करती है। इसी कारण ये राजस्थान का जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भूभाग है, क्योंकि
क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें 61 पे है तो निश्चित रूप से बड़ा भूभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो 40% जनसंख्या यहाँ पे निवास कर रही है, जो कि काफ़ी बड़ा प्रतिशत है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा भूभाग होगा। राजनीतिक दृष्टि से हम देखते हैं कि इसमें कितने जिले आते हैं। राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में 12 जिले आते हैं, जिस प्रकार है सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली आदि। यानी इन 12 जिलों में मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है, मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण तैतीस सागर में नदियों के तलछट के जमाव से हुआ है, जिस कारण यहाँ धात्विक खनिजों का अभाव एवं तेल एवं गैस पाई जाती है। तो पश्चिमी मरुस्थल की हमने बात की थी अभी कि पश्चिमी जो मरुस्थल है वहाँ पे तैतीस सागर के अवशेष के रूप में खारी पानी झील पाई जाती है। वहाँ पे पहले महासागर का विस्तार था, वो पीछे की तरफ लौट गया और यहाँ पे जो मरुस्थलीय दशाएं जो निर्मित हो गई और आज हम यहाँ पे मरुस्थल के रूप में उस क्षेत्र को देखते हैं। तो यहाँ पे धात्विक खनिजों का अभाव है, क्योंकि अब पहले यहाँ पे क्या था, महासागरीय क्षेत्र था और महासागरीय क्षेत्र में जो महासागरीय जीवों के जो तेल जो है, खनिज तेल है और जो गैस है, वो महासागरीय जीवों के जो जीवाश्म कहें या उनके जो नष्ट होने के बाद उनसे ही बनते हैं। तो जो मरुस्थल का जो क्षेत्र है वहाँ पे खनिज तेल भी पाया जाता है और गैस भी पाई गई है। तो वो इस बात का प्रतीक है या इस बात को सत्यापित करता है कि यहाँ पे पहले महासागरीय क्षेत्र था। तो यह महासागरीय क्षेत्र होने की वजह से तेल एवं गैस तो पाई जाती है, लेकिन धात्विक खनिज जो है वो नहीं पाए जाते। इस प्रदेश के विस्तार की बात करें हम तो ये प्रदेश उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व में इसकी है 300 किलोमीटर और इसका जो क्षेत्रफल जो है वो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यहाँ बालू का स्तूप विशिष्ट भू आकृति है। यहाँ जब हम इस क्षेत्र का अवलोकन करते हैं, भू आकृतियों का अवलोकन करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ भी विविध प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप का अर्थ ये होता है कि जो बालू मिट्टी है, क्योंकि इस क्षेत्र में वायु प्रदूषण का जो कार्य है वो सक्रिय रहता है, तो बालू मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है वो स्थानांतरित होती रहती है वायु के साथ में। अब यदि किसी प्रकार से वहाँ पे जो वायु में अवरोध आ जाता है या वायु की गति में कमी आती है, तो ऐसी स्थिति में एक स्थल जो स्थान है वहाँ पे वो वायु के साथ जो मिट्टी होती है वो निक्षेपित होना शुरू हो जाती है और जैसे निक्षेपण होता जाता है वो बढ़ता जाता है और बढ़ते बढ़ते वहाँ पे एक जो है काफ़ी ऊंचाई में एक स्तूप का निर्माण हो जाता है, जिसे बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये बालू का स्तूप यहाँ की विशिष्ट भू आकृति है जो यहाँ काफ़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। और ये जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये अच्छा जी का क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो मरुस्थल है या भारत का जो मरुस्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है, भारत में कौन सा मरुस्थल स्थित है, तो उसका आंसर होगा थार का मरुस्थल। यह विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता एवं जनघनत्व वाला मरुस्थल है। ये भी जी का क्वेश्चन है कि विश्व में कौन सा मरुस्थल जो है वहाँ पे सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है या सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। कि मरुस्थल ऐसे दशाओं वाले प्रदेश होते हैं जहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होती है और वानस्पतिक विकास के लिए अच्छी दशाएं नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते, जैव विविधता वहाँ पे कम पाई जाती है, जनघनत्व भी कम पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे रहने की जो दशाएं हैं, प्राकृतिक दशाएं हैं, वो सूटेबल नहीं होती। लेकिन थार के मरुस्थल ऐसा मरुस्थल है जहाँ पे जनसंख्या जो है वो अधिक है, मतलब कंपैरेटिव अन्य मरुस्थलों के, और जैव विविधता यानी कि वो भी अधिक है, काफ़ी जीव यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद में पश्चिमी मरुस्थल को फिर जो है बालू जो बांटा गया है उसकी भू आकृति के आधार पे, एक तो रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा जो है राजस्थान बांग्ला या अर्धशुष्क मैदान। इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहले हम देखते हैं रेतीला शुष्क मैदान के बारे में। यह भाग अरावली के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, यानी कि इसकी दिशा अरावली के कौन सी तरफ है, उत्तर पश्चिम में। इसमें विविध प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं और बालू का स्तूपों की अनुपस्थिति के आधार पर, यानी कि बालू स्तूप पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते, उनके आधार पर फिर से इस जो रेतीला शुष्क मैदान दो भागों में बांटा गया है। पहला है बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त
मुर्सले प्रदेश। पहले हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त मुर्सले प्रदेश के बारे में। राजस्थान का जो सबसे पश्चिमी जो भाग है वो बालू का स्तूपों से ढका हुआ है, यानी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े विस्तृत आकार के जो है काफ़ी ऊंचाई के जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये बालू का स्तूप जो है वायु अपरदन निक्षेपण के प्रतिफल है, यानी हमने बात ही की थी अभी कि वायु जो है वो निरंतर रेगिस्तान में बहती रहती है। अब यदि उस स्थिति में जब वायु बहती है उसके साथ में वो अपने मिट्टी जो है वहाँ की उसको भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करती है। अब यदि वहाँ पे कोई अवरोध आ जाए तो वहाँ पे निक्षेपित करके एक स्तूप का निर्माण कर देती है। इस क्षेत्र को महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है, जो सुदूर पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में सर्वत्र भूआकृति बालू का स्तूपों या धोरों से आच्छादित है। बालू का स्तूप है जो इनको स्थानीय भाषा में जो धोरे कहा जाता है। तो यहाँ पे सर्वत्र हम देखते हैं कि धोरे या बालू का स्तूप जो है वो दिखाई देते हैं, अलग अलग विविध प्रकार की विविध आकृति के। धरातली अपवाह तंत्र का पूर्णतः अभाव है, क्योंकि वर्षा होती नहीं है। डेजर्ट मसली दिशाएं हैं, बहुत ही कम है, और जो इसमें भूमि के जल है वो भी काफ़ी गहराई पे पाया जाता है, मतलब काफ़ी गहराई तक बालूका का विस्तार है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे धरातली अपवाह विकसित नहीं हो पाए। नदियाँ जो है इस क्षेत्र में कम पाई जाती है, यदि पाई भी जाती है तो वो अंत अपवाह की जो नदियाँ हैं। यहाँ मुख्य रूप से निम्न बालू का स्तूप पाए जाते हैं: पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बरखानिया अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। अब इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहले जो है वो है अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। जैसा कि हेडिंग से पता चल रहा है, पवनानुवर्ती यानी कि वे बालू का स्तूप जो पवन की दिशा के समांतर बनते, पवन की जो दिशा है उसका अनुसरण करते हैं, उन्हें पवनानुवर्ती बालू का स्तूप कहा जाता है, और इन्हें अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये जो रेत के टीले हैं वो पवन की दिशा के 90 डिग्री समकोण पर बनते हैं, और ये मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तीसरा जो विशिष्ट जो बालू का स्तूप पाया जाता है उसका नाम है बरखान। इनकी आकृति जो है वो अर्धचंद्राकार होती है, ये इनकी विशेषता है, और ये सबसे अधिक विनाशकारी एवं गतिशील होते हैं। ये सबसे अधिक गतिशील यानी कि बालू का स्तूप में जो है हवा के द्वारा जो मिट्टी आगे की तरफ खिसकाते रहते हैं, जिसकी वजह से बालू का स्तूप जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। और ये विनाशकारी इसलिए होते हैं कि इनके आगे की तरफ बढ़ने से इनकी जो मिट्टी है, कई बार खेत खलिहान जो है वो मृदा से भर जाती है, उन बालू का स्तूपों के नीचे आ जाते हैं, तो फसलें जो है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए विनाशकारी भी जो है साबित होते हैं। और ये मुख्य रूप से शेखावाटी वाला जो एरिया है उसमें पाए जाते हैं। अभी हम देखते हैं डायग्राम के माध्यम से बालू का स्तूप। सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल जो है ड्यून दिखाया गया आपको, यानी अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो कि पवन की दिशा के समांतर बन रहा है। ये जो दिखाई दे रही है आपको जो एयर फ्लो दिखाई दे रहा है, यानी कि पवन की दिशा, और इसी के समांतर ये जो है वो सैंड ड्यून्स जो है बालू का स्तूप चल रहे हैं। नीचे बरखान दिखाए गए हैं। तो जो विंड है इनका आकार देखिए, आकार किस प्रकार का है, ये अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार विशेषता इनकी। और इनका जिस तरफ से विंड यानी हवा आ रही है उसके समकोण पे बन रहे, उस जिस तरफ से आ रही है उधर तो ढाल क्या है, कम है, और जिसका एंटी साइड ढाल जो है वो तेज होता है। फिर टाइप्स ऑफ ड्यून्स में हमने देखा ट्रांसवर्स देखते हैं, यानी अनुप्रस्थ देखते हैं कि विंड की जो डायरेक्शन यानी हवा की जो दिशा है उसके समकोण पे ये पाए जाते हैं। तो ये हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से बालू का स्तूपों की आकृति होती है अलग अलग प्रकार की, और किस प्रकार से उनका निर्माण होता है। दूसरा जो हमने देखा था, पहले हमने देखा था बालू का स्तूप युक्त मुर्सले प्रदेश। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप मुक्त मुर्सले प्रदेश जो क्षेत्र उसकी। यह प्रदेश महान मरुस्थल की पूर्व दिशा में स्थित है। यहाँ पर बालू का स्तूप का अभाव है, जैसा कि बात ही की थी कि मुक्त है, तो यानी कि बालू का स्तूप यहाँ पे पाए नहीं जाते हैं। यह क्षेत्र परतदार चट्टानों से ढका हुआ जो टर्सरी काल से प्लेस्टोसीन काल की है। तो इस क्षेत्र में परतदार यानी अपसादी चट्टानें पाई जाती है, और ये जो चट्टानें कौन से काल की, टर्सरी से प्लेस्टोसीन काल की, यानी कि ज़्यादा पुरानी नहीं है। इस प्रदेश को बाड़मेर और जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश भी कहा जाता है, यानी कि इस क्षेत्र का जो विस्तार है वो बाड़मेर और जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर के उत्तर एवं पोखरण के दक्षिण में बालू पत्थर से निर्मित चट्टानी जो मैदान को रन कहा जाता है।
इस प्रदेश के अवसादी शैल समूह में भूमिगत जल का अच्छा भंडार पाया जाता है। लाठी सीरीज इसका अच्छा उदाहरण है। तो अभी अवसादी शैल पाई जाती है। अवसादी शैल की विशेषता होती है कि वो पारगम्य होती है, जिससे कि जल जो है वो अंदर की तरफ जो है वो चला जाता है। और ये अच्छी जो है जो बालू का जो पत्थर होते हैं वो जल के जो संग्रहण की दृष्टि से जो अच्छे रहते हैं और यहाँ पे पानी जो है वो इकट्ठा होता रहता है, इसलिए यहाँ पे भूमिगत जल का जो है अच्छा भंडार पाया जाता है। और यहाँ का जो लाठी क्षेत्र है वहाँ पे मीठा जल मिलता है, जबकि ये कैसा एरिया है, डेजर्ट का एरिया, लेकिन उस एरिया में क्योंकि वो बालू का पत्थर पाए जाते हैं उनमें जल का अच्छा भंडार हो रखा है, तो वहाँ पे लाठी सीरीज जो है वहाँ पे जो मीठा जल है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो आज हमने बात की थी राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों के बारे में, उनके जो मुख्य 4 भौतिक प्रदेश हैं उनके बारे में हमने देखा और डिटेल में हम देखेंगे अब इसके बारे में। पहले जो हम बात कर रहे थे वो था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, जिसका जो रेतीला जो शुष्क मैदान के बारे में हमने पढ़ा आज। अब जो अगला पार्ट उसमें हम देखेंगे अर्ध शुष्क मैदान या बांगर के बारे में, जो इसी का एक भाग है। धन्यवाद।